राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, ये स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो इस्लाम अपने कार्यक्षेत्र में सिकुड़ गया। अब विदेशी वहां से तो चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यही यानी भारत सुरक्षित रखता है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको ना पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? किसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। ये मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई। लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं। तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना, और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना। अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राजतिलक के 350 साल पूरे होने पर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता खत्म की। शिवाजी महाराज ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। राज्याभिषेक दिवस हम सभी के लिए नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 350 साल पहले के उस कालखंड का एक अद्भुत
और विशिष्ट अध्याय है। इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सुशासन और समृद्धि की महान गाथाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। राष्ट्र कल्याण और लोक कल्याण उनकी शासन व्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आज स्वराज की पहली राजधानी रायगढ़ किले के प्रांगण में शानदार आयोजन किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में आज का दिन महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महाराष्ट्र में होंगे। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज से 350 वर्ष पूर्व जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रीयता की जय जयकार समाहित थी। उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा था। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। साथियों, इतिहास के नायकों से लेकर आज के दौर में नेतृत्व पर रिसर्च करने वाले मैनेजमेंट गुरुओं तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो अपने देशवासियों को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट रखें। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के समय देश की परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं। सैकड़ों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देशवासियों से उनका आत्मविश्वास छीन लिया था। आक्रमणकारियों के शोषण और गरीबी ने समाज को कमजोर बना दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के नए भवन का शिलान्यास किया और कहा कि सरकार के प्रयास से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई। योगी ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आपदा मित्रों की तैनाती होगी। आप भी सुने। प्रदेश के अंदर हर आपदा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है और मित्रों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यह इतनी अच्छी लोकेशन पर 1.5 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने यहां पर एसडीएमए को, राजस्व विभाग को सौंपा और एसडीएमए का यह भवन, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह भवन यहां पर अब बनने के लिए तैयार है। आज यहां पर इस पूरे भवन की जो लागत है, यह 66 करोड़ 40 लाख की लागत से यह भवन यहां पर बनेगा। इसमें वे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जो वास्तव में किसी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संस्थान के साथ दिखने चाहिए। वे सभी यहां व्यवस्थाएं इसके साथ की जा रही हैं और इस भवन का काम होगा कि जहां आपदा मित्रों को वह ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सके, अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ बड़े पैमाने पे हर स्कूल को, हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को जोड़ सके। वहीं साथ ही साथ यह भवन यह भी कार्य करेगा कि कोऑर्डिनेशन का काम, बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट हो
या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक ये पूरी जी जान से लग करके, प्रशासन के साथ लग करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है, लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है, साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। आज उसी का परिणाम है कि जहां ये कदम उठाए गए हैं वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कार्यक्रम उठाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए उन बहुत सारी श्रेणियों को भी आपदा प्रबंधन के दायरे में ले आया है और उन्हें राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला है। पहले मैं देखता था पीलीभीत में, लखीमपुर में, बहराइच में, तराई के जंगलों में किसी किसान या किसी नागरिक को वन्य जीवों से संघर्ष हो जाता था और जनहानि होती थी, उस परिवार को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज हमने अनिवार्य कर दिया है, न केवल वन्य जीव, चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, हाथी हो, किसी भी वन्य जीव या सांप के काटने का हो या नीलगाय या फिर किसी आवारा निराश्रित सांड के द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन स्थितियों में कंपनसेशन की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैंने उस समय पूछा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है, तो मुझे बताया गया कि एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वहां पर वाराणसी में और अन्य कुछ जनपदों में सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पीएससी की फ्लड यूनिट काम करती है। मैंने कहा एनडीआरएफ है तो हमने एसडीआरएफ का गठन क्यों नहीं किया? प्रदेश में एसडीएमए क्रियाशील क्यों नहीं है? और प्रदेश के अंदर आने वाली इन आपदाओं को कम करने, इससे होने वाली जनधन की हानि को नियंत्रित करने के लिए आखिर कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए? मेरा मानना है आपदा को केवल आपदा मान करके हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। आपदा आती है, अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हम समय रहते अगर आपदा के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर लें तो मेरा यह मानना है कि आपदा से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी। बृजभूषण का कहना है कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं बृजभूषण ने पहलवानों की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार
ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। मैंने पहले दिन कहा था, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी मैं अपने उसी पुरानी बात पर कायम हूं। रहा सवाल आप कि फला क्या कह रहे हैं, फला पंचायत हो रही है, फला क्या कह रहे हैं, भाई मुझसे क्या लेना देना है? कौन क्या कह रहा है, मुझसे लेना देना नहीं है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर के विनती है, पुलिस की जांच का इंतजार करिए। जो पुलिस की जांच में आएगा, जो भी रास्ता मुझे न्यायालय के द्वारा दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर मैं चलूंगा। अभी मैं कहूं तो आप कहेंगे फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं, फला ये कह रहे हैं। मैं ये कहूं तो इससे मेरा कोई भला होने वाला नहीं है। तो वहीं बीजेपी सांसद वृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन बढ़ता जा रहा। बुधवार यानी 31 मई को देश के कई बड़े नेताओं ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष वृजभूषण को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पहलवानों को सपोर्ट दिया। इनमें शामिल हैं सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी। आप भी सुने। मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लड़ाई छोड़ो मत। एक जिंदगी का लड़ाई है, सोच का लड़ाई है, ऐसा नहीं चलता है। ऐसा चलने से किसी का ना किसी को तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो एक एक दिन एक एक जगह पे एक एक किसी ना किसी को ऊपर पड़ेगा। आप देखो, क्रिकेट बोर्ड से लेकर सब जगह में भाजपा का लीडर बैठे हैं। ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी बहुत है, सब भाजपा का लीडर है। पहले एक तरीका था कि पॉलिटिकल पर्सन कैन नॉट बी द चेयरमैन और द एसोसिएट विद द स्पोर्ट्स अकेडमी और द एसोसिएशन। मैंने रूल किया था, मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मेरे को पता है। दीपेंद्र को पूछिए, वो हमारे पास आते थे, वीरेंद्र पेश आते थे, देश पेज आते थे, भूला चौधरी आते थे, साइनी इब्राहिम आते थे, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास आते थे। सब हमने तब स्पोर्ट्स अकेडमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हमने किया था। इसी के लिए बात एक ही है, हम देखते हैं क्या डिसीजन हमारा रेसलर भाई बहन ने लेते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, वो ये है कि इस देश की परंपरा है कि कानून व्यवस्था के तहत चीजों के फैसले होते हैं। कौन सही, कौन गलत, क्या अच्छाई, क्या बुराई, वो कानून की जो प्रक्रिया है उसको पूरे होने दें और उसके बाद सबके सामने जो सच्चाई है वो आ ही जाएगी और उसमें कोई भी शामिल हो वो सामने। पंचायत का फैसला जो होगा, खेल कमेटी और खाप पंचायत और जो जिम्मेदार लोग हैं, शबहन व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी फैसला होगा उसको सुना जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, कुरुक्षेत्र में फैसला ले जाने की बात कह रही है, कल को पंचायत अभी बिल्कुल पंचायत है, कुरुक्षेत्र में भी है और जगह भी हो सकती है, तो सबका निर्णय इकट्ठा होकर भी फैसला आ सकता है। उनकी भी सलाह लेंगे और अभी बड़ी पंचायतें नहीं बुलवा रहे हैं। 5 दिन का समय है। 5 दिन का समय है, 5 दिन के समय के बाद में जरूर पूरा निर्णय बताएंगे। हम अभी सलाह कर लें क्या यहाँ। राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर अब बीजेपी
ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल को अमेठी के लोगों ने आईना दिखा दिया। वहीं प्रधानमंत्री पर राहुल के हमले को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी मैनिया है। रात दिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ती है, वैसे वैसे राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोल रहे थे, देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। हमको अपने गांव का एक कहावत याद आता है कि जब एक किसान अपना पूरा खेत वेत जोत के बढ़िया से जब बरोबर कर लेता है तो कुछ बदमाश जाके खेतवा फिर बिगाड़ देते हैं। तो वही राहुल गांधी कर रहे हैं। उनका पूरा अमेरिका यात्रा देखिएगा, अभी 2 दिन हुआ है और रोज नया नया समाचार आपको आएगा जहां आपको लगेगा कि आदमी सिर्फ भारत की इमेज बिगाड़ने के लिए काम करेंगे और झूठ के आधार पे काम करते हैं। तो मैं आज के इस 9 साल गरीब कल्याण वर्ष में ये भी याद दिलाना चाहता हूं मीडिया के थ्रू मोहनलालगंज को, उत्तर प्रदेश को, 48 करोड़ लोग इस देश के बैंक का मुंह ही नहीं देखे थे। उनको सरकार से मिलने वाली सुविधा को देते कहां? प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं, सरकार बहुत ईमानदार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले कोई ईमानदार रहा ही नहीं होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद, जब आप देखेंगे जो नेहरू जी का आवास था, जब उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है तो सभी प्रधानमंत्री के बारे में सारी बातें, जानकारियां वो उपस्थित हैं। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कैंटर ने सड़क पार कर रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक फूल माला बेचने का काम करते थे। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसके वाहन को भी सीज कर दिया है। बेचने के लिए सिकंदराबाद आते हैं और जैसे ही हम भट्टा पे ये माला वाला देते हैं, वहाँ जैसे उतरने के बाद जैसे माला वाले ने वहाँ दिए और देने के बाद जैसे ही रोड पे आए तो जो डंपर जो कैंटर है जो ये आ रहा था अपनी स्पीड पे और इसने खाना में बिन देखी इन्होंने गाड़ी टक्कर मार के साइड से चला पड़ते हो। तो पुलिस इन्होंने ये जो डंपर पकड़ा यहाँ आकर पकड़ा इन्होंने और पुलिस की कस्टडी में इसमें डंपर भी है और क्या नाम है हमारे वो लोग भी हैं। और इस खबर पर बुलंदशहर से हमारे संवाददाता इमरान सैफी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी प्रियंका, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये मामला जो है सिकंदराबाद क्षेत्र के गनकोट चेक पोस्ट का है, जहां 2 व्यक्ति सड़क पार कर रहे थे और तेज रफ्तार से आ रहे टाटा कैंटर ने उनमें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने की वजह से उनकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे कि आरोपी ड्राइवर क्या किसी नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था? क्योंकि सड़क पार कर रहे क्या उसे 2 लोग दिखाई नहीं दिए जो इस बड़े हादसे का कारण बन गया? जी बिल्कुल प्रियंका, ये भी बता दूं कि आरोपी चालक जो है वो गिरफ्तार तो हो गया है और नशे में वो गाड़ी नहीं चला रहा था। तेज रफ्तार होने की वजह से वो काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से रोड पार कर रहे दोनों व्यक्तियों में टक्कर लग गई है और जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। इमरान, अब इस हादसे पर पुलिस का क्या कहना है? क्या पीड़ित परिवार को किसी तरह की मुआवजे की धनराशि मुहैया कराई जाएगी? जी प्रियंका, बिल्कुल पुलिस ने जो है आरोपी चालक को गिरफ्तार तो कर लिया है और कैंटर को भी कब्जे में ले लिया है। पीड़ित परिवार जो है मुआवजे की मांग कर रहा है। पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से भी उनकी पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी, पुलिस प्रशासन उनकी कराएगा। धन्यवाद इमरान, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बुलंदशहर में फूल माला बेचने वाले 2 लोग जो सड़क पार कर रहे थे, उन्हें तेज रफ्तार
कैंटर ने टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वाहन को भी सीज कर दिया है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।